समय है। निशा सुबह 5 बजे से जागकर घर के कामों में जुटी है। वो जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही है। तभी उसकी सास शांति रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, निशा, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए फीकी चाय बनाकर, तूने फिर से इसमें चीनी डाल दी। क्या तू जानबूझकर मुझे बीमार करना चाहती है या फिर तेरा दिमाग कहीं और रहता है? ओ सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई। काम की जल्दबाजी में मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं बस अभी आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। एक चाय तो ढंग से बनती नहीं, तुझसे सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, फिर भी काम में सफाई नहीं है। जल्दी बना और बाहर दे जा। निशा फिर से पतीला चढ़ाती है और अपने आंसू पोंछते हुए चाय बनाने लगती है। तभी ऊपर के कमरे से उसकी नंद प्रिया की जोरदार आवाज आती है। प्रिया अपने कमरे में सामान इधर उधर फेंक रही है। अरे भाभी, मेरी ड्रेस नहीं मिल रही, आपने कहाँ रख दी थी? मैंने पूरी अलमारी छान मारी पर वो कहीं नहीं है। जल्दी आओ और ढूंढ कर दो, वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। आ रही हूँ प्रिया, बस मम्मी जी की चाय छान लूं, फिर आती हूँ। निशा चाय की प्याली शांति को थमाती है और दौड़कर प्रिया के कमरे में जाती है। निशा अलमारी से ड्रेस निकालकर प्रिया को देती है और कहती है, ये देखो प्रिया, ये तो यहीं सामने टंगी थी। तुमने सारा कमरा क्यों फैला दिया? अब मुझे ये सब फिर से समेटना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, चलो ठीक है, मैं रेडी होकर जाती हूँ। मैं तो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, आप ये सब साफ कर देना। प्रिया शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है और निशा वहीं जमीन पर बैठकर बिखरे हुए कपड़े समेटने लगती है। उसके मन में कई बातें चल रही हैं। उसे कुछ याद आता है। वो मन ही मन कहती है, अभी तो किचन का भी काम नहीं निपटा, इन्होंने पूरा कमरा फैला दिया है। ये भी साफ करना पड़ेगा। और आज तो पड़ोस वाली राधा का भी फोन आया था और उसके घर भी जाना था मुझे। वो अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह दिखाने वाली होगी और अगर ये सब समेटती रही तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। निशा अभी अपना कमरा साफ कर ही रही थी कि तभी उसका पति अजय दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे में आता है। वो अपनी घड़ी देखकर कहता है, निशा, मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था कि मैं आज जल्दी जाऊंगा और तुमने अभी तक मेरा लंच बॉक्स भी रेडी नहीं किया है। क्या तुम्हें समय की कोई कदर नहीं है? हाँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, सब कुछ रेडी है। मैं अभी लंच बॉक्स पैक करके दे देती हूँ। अरे बस यार, मैं पहले ही लेट हूँ, 5 मिनट और लेट हो जाऊंगा। जाओ तुम कर लो अपना काम, मैं अब बाहर से ही खा लूंगा। तुमसे एक काम समय पर नहीं होता। अजय गुस्से में अपना बैग उठाता है और बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद प्रिया कॉलेज चली जाती है और ससुर रमेश भी अपनी दुकान पर निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीना शांति के घर आती है और कहती है, अरे शांति, तुझे कुछ पता भी है? कावेरी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी है। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। वैसे तो कावेरी बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, अब देखो अपनी बहू को कैसे रखती है वो। हाँ, हम सबको तो कहती रहती है कि अपनी बहू को ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए। अब पता चलेगा। किचन में काम कर रही निशा ये सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों को तो लगता है कि जैसे ये अपनी बहुओं को दबा कर रखती है वैसे ही सभी रखते हैं। हो सकता है कावेरी आंटी सचमुच अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह रखे। भगवान करे ऐसा ही हो, ताकि मेरी सास को भी कुछ समझ आए कि बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कावेरी शादी का कार्ड लेकर शांति के घर आती है और कार्ड देते हुए कहती है, अरे शांति बहन, तो पता चला होगा तुम्हें कि मैंने अपनी बेटे की शादी तय कर दी है। ये रहा शादी का कार्ड, तुम सबको मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। अगले हफ्ते की 3 तारीख को शादी है। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, हम सभी शादी में पहुंच जाएंगे। वैसे सुना है तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है। हाँ, बहुत चुन कर लाई हूँ मैं उसे, अब तुम अपनी आंखों से देख लेना। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। तब शांति निशा से कहती है, निशा बहू, आज कावेरी के घर की शादी में जाना है, तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर अजय आता ही होगा, हम लोग शादी में चलेंगे। जरा मेरे लिए कुछ नाश्ता तो बना दो। दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो कुछ नाश्ता करके ही शादी में चलूंगा। अजी, आप बाहर से ही कुछ नाश्ता करके आ जाओ। निशा को तैयार भी तो होना है, वरना शादी में जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बाहर से ही चाय और पोहा खा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग तैयार रहना। निशा बहू, तू जल्दी से तैयार हो जा। शांति ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब निशा मन ही मन सोचती है, पता नहीं आज माँ जी को मुझ पर इतनी दया कहाँ से आ गई है कि उन्होंने बाबूजी को बाहर से कुछ खाने के लिए कह दिया। उनकी पड़ोसन के घर शादी है ना, शायद इसीलिए वो चाहती हैं कि समय पर चले जाएं। ऐसा कहकर निशा अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद अजय घर आता है और निशा को तैयार देखकर कहता है, अरे निशा, तुमने वो एडी की ज्वेलरी नहीं पहनी जो रिसेंटली मैंने तुम्हें दिलाई थी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए अभी पहन लेती हूँ। वैसे आपने मुझे नोटिस किया? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, बातें बनाना बंद करो, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी तो सब गुस्सा करेंगे। ये सुनकर निशा मुस्कुरा देती है और जल्दी से अपना एडी की जोड़ी निकालकर पहनती है और तैयार होती है। सभी लोग शादी में पहुंचते हैं। निशा देखती है कि कावेरी की बहू ने एक महंगा लांचा पहना है और वो बहुत सुंदर लग रही है। ये देखकर मन ही मन कहती है,
कितना महंगा लांचा पहन रखा है कावेरी चाची की बहू ने, और मुझे तो बस 25,000 का लांचा ही मिला था मेरी शादी में। अरे बहू क्या सोच रही है, चल जल्दी से टेबल पर बैठकर खाना खा लेते वरना भीड़ हो जाएगी। अब सभी लोग सामने वाली टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तब रमेश कहता है, मैंने सुना है कि शर्मा जी ने शादी के लिए काफी बड़ा लोन लिया है। क्या बात कर रहे हैं जी आप, लोन लेकर शादी की है? कावेरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा भी क्या दिखावा करना। माँ, उनका बेटा समीर तो मेरी शादी पर भी मुझे लोन लेने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने साफ कह दिया था मेरे पास जितना है मैं उसी में अपनी शादी कर लूंगा, इन लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। हमें इतना दिखावा नहीं करना है कि जिससे हमारे घर में ही परेशानियां आ जाए। जो कुछ है सब रियल है। तभी प्रिया कहती है, माँ, अपने दुल्हन का लांचा देखा है? मैंने तो सुना है कि वो भी किराए पर लिया है इन लोगों ने। भाभी, मुझे भी मेरी बहुत सारी सहेलियों ने कहा था कि अपनी भाभी के लिए लांचा किराए पर ले ले, पर माँ ने आपके लिए नया लांचा खरीदा, किराए पर नहीं लिया। निशा प्रिया की बात पर कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, इन लोगों को तो दूसरों से जलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अरे कोई लोन लेकर अच्छी तरह शादी कर रहा है, अपनी दुल्हन को लांचा पहना रहा है, तो इन सबको क्यों बुरा लगता है? ये तो सोचते हैं कि जैसे इनकी बहू की इनकी नजरों में कोई कदर नहीं है, वैसे दूसरों की बहू की भी उनकी नजर में कदर नहीं है। खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दूध वाला शांति के घर आकर दूध देता है और दूध देने के बाद कहता है, शांति चाची, महीना पूरा हो गया है, आज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी गायों के लिए चारा खरीदना है। हाँ क्यों नहीं, सुनिए जी, अभी इसे पैसे दे दीजिए। अब रमेश पैसे निकालकर दूध वाले को दे देता है। तब दूध वाला कहता है, अरे शांति चाची, एक आप है कि समय पूरा होने पर तुरंत ही पैसे दे देती हैं, और एक आपकी पड़ोसन है, इतनी बड़ी शादी कर ली लेकिन मेरा पैसा मुझे समय पर नहीं देते। अब देखो ना, आज भी ये कहकर टाल दिया कि अगले महीने साथ में ही ले लेना। ऐसा कहकर दूध वाला चला जाता है। निशा झाड़ू लगाते हुए सारी बातें सुन रही थी और वो मन ही मन सोचती है, ये दूध वाला जरूर झूठ बोल रहा होगा। अरे इतने पैसे वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी शादी कर सकते हैं, तो क्या दूध वाले को पैसा नहीं दे सकते? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन रीना शांति के घर आती है और कहती है, अरे शांति बहन, जब से कावेरी की नई बहू आई है तब से वो हमें बहुत बार बुला चुकी है। चलो आज उसके घर बैठ कर आते हैं, इसी बहाने नई बहू से भी मिल लेंगे। रीना बहन, तुम्हें तो पता है कि कावेरी के घर जाएंगे तो वो अपनी बहू के नए कपड़े, नई ज्वेलरी दिखा दिखा कर अपनी होशियारी मारेगी, बस इसीलिए उसके घर जाने का मन नहीं करता। वैसे तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर शांति रीना के साथ पड़ोस में चली जाती है। निशा मन ही मन सोचती है, अब समझी माँ जी जानबूझकर कावेरी आंटी के यहाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि वो तो अपनी बहू के लिए कुछ करती ही नहीं है। अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उन्हें देखकर जलन जो हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए निशा अपने काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा का फोन आता है और वो कहती है, निशा तो जल्दी से मेरे घर आजा, मुझे तेरे साथ मिलकर आने वाली किटी पार्टी के गेम्स और मेन्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि अगली किटी पार्टी मेरे ही घर होगी। हाँ यार, अभी अभी सारा काम निपटा है मेरा, मैं बस कपड़े बदल कर निकलती हूँ। ऐसा कहकर निशा जैसे ही अपने कमरे में तैयार होने जाती है तभी बाहर से शांति की आवाज आती है, अरे बहू जरा बाहर तो आना। निशा शांति की आवाज सुनकर बाहर आती है तो शांति कहती है, देख निशा, रीना काकी कितने दिनों बाद आई हैं, इनके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना और साथ में कुछ नाश्ता भी लिया। जी मम्मी जी, अभी लाई। निशा के चेहरे पर निराशा छा जाती है। वो रसोई में जाती है और चाय चढ़ाने लगती है। वो समझ जाती है कि आज भी वो बाहर नहीं जा पाएगी। वो धीरे से राधा को फोन लगाती है और कहती है, राधा मैं नहीं आ पाऊंगी, घर पर मेहमान आ गए हैं और मम्मी जी ने काम बता दिया है, तू देख ले खुद से ही, जो तुझे देखना था मुझे माफ कर देना। यार निशा, तेरा हर बार का यही है, तू कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाती, तू अपनी सास की ही सेवा में लगी रहती है। छोड़ यार, मैं खुद ही देख लूंगी। निशा को अपनी दोस्त की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाती। वो चाय और बिस्किट लेकर बाहर जाती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन निशा घर में पोछा लगा रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। शांति कुर्सी पर बैठी उसे टोक रही है, अरे बहू थोड़ा ठीक से पोछा लगा, और ये कैसे साफ कर रही है तू? कोनों में तो गंदगी वैसी ही दिख रही है, थोड़ा जोर से हाथ चला। निशा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर जोर से पोछा रगड़ती है, जिससे प्लास्टिक का मॉप बीच में से तड़क कर टूट जाता है और शांति गुस्से में, ले सत्यानाश, एक भी काम ठीक से नहीं करती तू, बढ़ा दिया ना फालतू का खर्चा। अरे तभी तो कहती हूँ इन मशीनों पर भरोसे मत किया करो और हाथों से पोछा लगाया करो। अब नया पोछा नहीं आएगा इस घर में, ये तो मैंने अजय से कह के मंगा दिया था, पर अब हाथ से लगा पोछा, तभी तुझे समझ आएगा। मम्मी जी वो गलती से टूट गया, मैं हाथ से कैसे लगाऊंगी, पीठ में दर्द हो जाता है। दर्द होगा तभी तो अकल आएगी। अब चुपचाप काम कर और ये बहस मत कर मुझसे।
निशा अब जमीन पर बैठकर हाथ से पोछा लगाने लगती है। उसकी कमर में दर्द होने लगता है, पर वो चुपचाप सहती रहती है। थोड़े दिनों बाद निशा की माँ सुनीता का फोन आता है और वो कहती है, बेटा अगले हफ्ते तेरे भतीजे का जन्मदिन है, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, तू जरूर आ जाना, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे तो यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती, पर बस इसी बहाने मैं अपने घर आ जाऊंगी। मैं अजय से बात करती हूँ। शाम को जब अजय घर आता है तो निशा उसे बड़े प्यार से चाय देती है और पास बैठकर कहती है, अजय, मम्मी का फोन आया था। अगले हफ्ते बुधवार को भतीजे का जन्मदिन है, हम वहाँ चलेंगे ना? मुझे बहुत मन है अपने घर जाने का। अरे कब है जन्मदिन? अगले हफ्ते बुधवार को? यार मेरी तो उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करना, मम्मी जी के साथ चली जाना। मम्मी जी से आप कह देते तो अच्छा होता। निशा, जाना तुम्हें है तो बात भी तुम्हें करनी होगी ना। अगले दिन निशा शांति से बात करने की कोशिश करती है। मम्मी जी, मायके में भतीजे का जन्मदिन है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? मम्मी का बहुत फोन आ रहा है। देखो बहू, जरूरी तो नहीं है कि हर फंक्शन में जाया जाए, और बेटा अपने घर पर ध्यान दो। देख कितने काम फैले, और अभी प्रिया के एग्जाम चल रहे हैं, घर पे कौन काम करेगा? तुम्हें तो पता ही है मेरे घुटनों में दर्द रहता है और उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तुम एक काम करो, तुम बाद में चली जाना, अभी अपना ससुराल देखो। पर मम्मी जी, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। कह देना कि घर में काम बहुत है, बस बात खत्म। जन्मदिन वाले दिन निशा का चेहरा उतरा हुआ है, वो रसोई में काम कर रही है। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आता है। निशा फोन उठाकर शांति को दिखाती है और कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी फिर से फोन कर रही है। मैं क्या जवाब दूं अपनी मम्मी को? वो बहुत उम्मीद लगा के बैठी है। चल ठीक है, अब इतना मुंह मत बना, चली जा तू, 2 घंटे में वापस आ जाना। निशा खुशी खुशी तैयार होती है और उसके पास गिफ्ट खरीदने का समय नहीं बचता। वो जल्दबाजी में बस अपने भतीजे के लिए कुछ कैश लिफाफे में रखती है और निकल जाती है। जब वो अपने मायके पहुंचती है तो सुनीता उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, आ गई बेटा, मुझे तो लगा था कि तू आ ही नहीं पाएगी। चल अच्छा हुआ किसी बहाने तेरा हमसे मिलना हो पाया। हाँ मम्मी, बड़ी मुश्किल से माँ जी ने 2 घंटे की फुर्सत दी है। चलिए अब जल्दी से केक काट लेते हैं। निशा अपने भतीजे से मिलती है और फिर सभी मिलकर केक काटते हैं। थोड़ी देर बाद निशा की पुरानी सहेलियां और रिश्तेदार उसे घेर लेते हैं। तब राधा कहती है, अरे निशा, शादी क्या हुई, तू तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया कि तुझे फुर्सत ही नहीं मिलती? बिल्कुल भी, तू तो अब दिखती ही नहीं है। अरे यार बस क्या बताऊं, मैं तो फंस गई हूँ। तुम्हें तो पता ही है, इकलौती बहू हूँ ना मैं। और अगर कोई मेरी देवरानी या जेठानी होती तो मैं भी ऐसे ही मजे करती तुम लोगों की तरह। यहाँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। निशा वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाती और फिर वापस भागती है। घर आकर वो फिर से डिनर बनाने के काम में जुट जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसे सामने वाली बालकनी में नई बहू कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती है। निशा उसे देखकर कहती है, कैसी हो गया सारा काम? हाँ बस अभी अभी ही खत्म हुआ है। तभी पीछे से सपना की नंद आ जाती है और कहती है, अरे भाभी, मैंने आपके साथ सारे कपड़े धुलवाए तो क्या मैं फैलवा नहीं सकती? मैंने कहा था ना आप रुको, मैं भी चलूंगी, आप अकेली ही आ गई। लाओ मैं करती हूँ, आप नीचे जाओ और भैया के साथ बैठकर बातें करो। ऐसा कहकर पिंकी कपड़े ले लेती है और फैलाने लगती है। ये देखकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, नई बहू के तो मजे ही मजे हैं। कितना अच्छा ससुराल मिला है उसे। और एक मेरा ससुराल है जहाँ सारा काम मुझे करना पड़ता है और मेरी सास तो मेरे बारे में कुछ सोचती ही नहीं। यही सोचकर निशा नीचे आ जाती है और अपनी सास से उसके पास बैठकर बातें करते हुए उससे कहती है, माँ जी, मैंने देखा कि कावेरी आंटी और उनके घर वाले उनकी बहू से बहुत प्यार करते हैं। उसे कोई काम भी नहीं करने देते। कितने अच्छे लोग हैं ना वो। बेटा दूर से तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, पास जाकर देखने पर पता चलता है कि सच्चाई क्या है। बहू, तुम्हारी सास सही कहती है। उनके घर का तो माहौल ही दूसरा है। हर कोई सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीता है। तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग। छोड़ो जी, उनके बारे में क्या बातें करना। अरे बहू, जरा हम दोनों को एक कप चाय तो पिला दे। शांति की बात सुनकर निशा रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। वो चाय बनाते हुए मन में सोचती है, जलने की भी कोई हद होती है। माँ जी और पिताजी तो कुछ भी कहते हैं, मुझे तो साफ दिखाई देता है कि कावेरी आंटी की बहू कितनी अच्छी तरह रहती है। ये सोचते हुए निशा चाय बनाती है और अपने सास ससुर को ले जाकर दे देती है। फिर वो घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन निशा अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही है। निशा देखती है कि सपना अपनी छत पर आराम से आई मास्क लगाकर लेटी हुई है। तभी सपना का पति समीर बाहर आता है और कहता है, सपना, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना तो दो। समीर की बात सुनकर वहीं बैठी कावेरी कहती है, समीर, चाय किसको पीनी है? तुझे पीनी है तो खुद जाकर बना, बहू को क्यों परेशान कर रहा है? देखा नहीं उसने आई मास्क लगा रखा है, उसे आराम करने दे। माँ, मुझे तुम सास बहू का ये रिश्ता समझ नहीं आता। अब मेरी पत्नी के होते हुए भी मैं खुद चाय बनाऊं? हाँ तो क्या हो गया, तू हाथ पैर वाला है, जा खुद बना। निशा ये सब देखकर दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी अच्छी बात है कि सास अपनी बहू को इतना आराम दे रही है और काम से बचा रही है। काश ऐसी सास मुझे मिली होती।
निशा बालकनी में खड़ी होकर सामने वाले घर का नजारा देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सास अपनी बहू का इतना पक्ष भी ले सकती है। तभी शांति नीचे बरामदे में खड़ी होकर आवाज लगाती है, निशा क्या ऊपर ही खड़ी रहेगी? नीचे आ और देख, प्रिया के लिए फल काट दे, वो बेचारी पड़ रही है और तू यहाँ धूप सेक रही है। जल्दी आ नीचे। जी मम्मी जी, बस आ रही हूँ, कपड़े सूखने डाल रही थी। निशा जल्दी से कपड़े फैलाकर नीचे भागती है। रसोई में जाकर वो प्रिया के लिए फल काटती है। प्रिया अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। प्रिया ये लो, फल खा लो, मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। भाभी वही मेज पर रख दो। और सुनो, मेरा वो असाइनमेंट भी थोड़ा देख लेना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है और कल सबमिट करना है। प्रिया मुझे तो घर के इतने काम है, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? और ये तुम्हारा कॉलेज का काम है। अरे भाभी, आप तो हमेशा बहाने बनाती हो। मम्मी देखो ना, भाभी फल देकर जा रही है और मेरा काम नहीं करा रही। निशा कर देना उसका थोड़ा काम, वो बेचारी पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब मत कर। तुझे बस घर के काम ही तो करने हैं। निशा चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसे गुस्सा आता है कि प्रिया एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेती और सारा बोझ उस पर डाल दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसने देखा कि सपना अपनी नंद पिंकी के साथ कार से उतर रही है। दोनों के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। पिंकी कहती है, भाभी आज तो सच में आपके साथ बहुत मजा आया और बहुत दिनों बाद मैंने इतना एंजॉय किया है। सही में मैंने सोचा था कि मुझे भाभी के रूप में बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी। भगवान ने मेरी सुन ली। अरे इसमें क्या बात है पिंकी, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। तुझे अच्छा लगा तो मुझे खुशी हुई। चलो अब अंदर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। निशा ये सब देखकर मनी मन सोचती है, कितने मजे हैं इनके। और एक मेरी ननद है, पढ़ने से ही फुर्सत नहीं। सोचती है कि खाना भी मैं ही उनको खिला दूं अपने हाथों से, एक भी काम करने का नहीं सोचती है। अब निशा अंदर चली जाती है। दोपहर का समय है और घर की साफ सफाई करके अजय और ससुर रमेश के कुर्ते प्रेस कर रही है। उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है और प्रेस कुर्ते पर थोड़ा ज्यादा देर तक रह जाती है। अचानक जलने की बदबू आती है और कुर्ता बीच में से थोड़ा काला हो जाता है। निशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी शांति वहां पहुंच जाती है और ये देखकर वो कहती है, ये क्या किया तूने? रमेश का नया कुर्ता जला दिया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? काम ढंग से नहीं करती, ऐसे कैसे चलेगा? नुकसान होता रहता है। उस दिन तूने पोछा तोड़ दिया था, आज कपड़े जला दिए। मम्मी जी वो गलती से हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था। ध्यान तो तेरा हमेशा पड़ोसियों में रहता है। एक मामूली सा कुर्ता प्रेस नहीं कर सकती तू? जा यहाँ से और अपना मुंह साफ कर। निशा को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है जो घर की ऊपरी मंजिल पर है। वो बालकनी की बाउंड्री के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देखती है। तभी उसकी नजर फिर से सामने वाले घर की छत पर पड़ती है। वहां सपना और उसकी सास कावेरी खड़ी है। सपना के हाथ में एक फोन है जो जमीन पर गिरकर टूट गया है। सपना रोते हुए अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी ये फोन मैं उठा ही रही थी पर हाथ से छूट गया, टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तो क्या हो गया बेटा, गलती इंसानों से ही होती है। टूट गया तो टूट गया, नया ले आएंगे। तुम क्यों डर रही हो? और इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? चलो रोना बंद करो और नीचे मैंने तुम्हारे लिए शरबत बनाया है। ये देखकर निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि इतना महंगा फोन टूटने पर भी सास इतनी शांत है। वो मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी सास मिली है इसको। मुझसे तो एक मामूली कुर्ता क्या जला, मेरी सास ने आसमान सर पर उठा लिया। और इसकी सास फोन टूटने पर भी गुस्सा नहीं हुई। और इसकी ननद भी से शॉपिंग कराती है और एक मेरी सास है, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। निशा वहीं खड़ी सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी सहेली राधा का फोन आता है। राधा कहती है, निशा इस वीकेंड किटी पार्टी है, तू आ रही है ना? तूने कहा था कि इस बार तू बिल्कुल फ्री है। देख अब मना मत करना, हर बार की तरह सब तेरा इंतजार करेंगे। यार राधा मैं नहीं आ पाऊंगी और तुम लोग एंजॉय करो। मुझे घर पर मेहमानों के आने की खबर मिली है। मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया है कि काम बहुत होगा। फिर वही बात, तू कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती क्या? खैर छोड़, तेरा कुछ नहीं हो सकता। निशा फोन रख देती है। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही है। वो सोचती है, मैं भी बाहर किटी पार्टी में जाकर थोड़ा मन बहला लेती, पर घर के काम मुझे कभी छोड़ते नहीं। शाम को वो सब्जियां लेने बाजार जाती है। बाजार में चलते हुए अचानक उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ती है। वहां पड़ोस वाली बहू सपना अपने पति समीर के साथ खड़ी है। वो गोलगप्पे खा रही हैं। सपना कहती है, समीर मुझे इसके बाद आइसक्रीम भी खानी है, आप मना मत करना। अरे बाबा मैं तुम्हें स्टारबक्स लेकर चलता हूँ ना, वहाँ अच्छी कॉफी और आइसक्रीम दोनों मिल जाएंगी। वहाँ बैठकर आराम से खा लेना, यहाँ सड़क किनारे क्यों? नहीं नहीं, मुझे तो रोड साइड वाली ही पसंद है, मैं तो यहीं पर खाऊंगी, आपको खिलानी पड़ेगी। अरे चलो ठीक है बाबा, खा लेना। ये लो एक और खाओ। समीर अपने हाथों से सपना को गोलगप्पे खिलाता है। निशा ये सब दूर से देखकर मनी मन सोचती है, एक मेरा पति है, कभी मुझे पैम्पर करता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उनके पास मेरे लिए। और इन्हें देखो, ये लोग हर वीकेंड पर बाहर जाते हैं। निशा बाजार जाकर सब्जियां खरीदकर भारी मन से घर वापस आ जाती है। घर आते ही वो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सपना का जन्मदिन होता है। निशा इंस्टाग्राम पर सपना की स्टोरीज देखती है।
सपना ने अपनी स्टोरी पर सारी गिफ्ट्स की फोटो लगा रखी हैं। ये देखकर निशा मन ही मन सोचती है, देखो इसके ससुर ने इसे सोने की अंगूठी दी है, इसके पति ने इसे इतना महंगा हैंडबैग दिया है और इसकी ननद ने हीरे का ब्रेसलेट दिया है और सास ने तो असली सिल्क की साड़ी दी है। इनका जन्मदिन भी शहर के सबसे महंगे होटल में मनाया गया है। कितनी किस्मत वाली है ये। निशा ये सब देख ही रही थी कि राधा का फिर से फोन आता है और राधा कहती है, निशा आज तो तुझे आना ही पड़ेगा, मैं ना तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरे घर पर पार्टी है, बस 1 घंटे के अंदर अंदर तू मेरे घर पहुंच। ना का ऑप्शन नहीं है तेरे पास। यार राधा मैं कोशिश करती हूँ, मैं अजय को फोन करती हूँ। ऐसा कहकर निशा अजय को फोन लगाती है। अजय दफ्तर में है। हाँ निशा बोलो, क्या हुआ? मैं मीटिंग में हूँ। अजय राधा के घर पार्टी है, क्या मैं 1 घंटे के लिए जा सकती हूँ? मैंने सारा काम कर लिया है। यार मुझसे क्यों पूछ रही हो? मम्मी जी से पूछ लो, अगर वो जाने दे तो ठीक है, पर जल्दी आना, रात को मुझे खाना समय पर चाहिए। निशा हिम्मत जुटाकर शांति के पास जाती है। मम्मी जी मैंने सारा काम कर दिया है, अभी तो पिंकी भी कॉलेज से नहीं आई है, खाना तैयार है और डिनर से पहले मैं आ जाऊंगी। क्या मैं 1 घंटे के लिए अपनी सहेली के घर जा सकती हूँ? वैसे तो ये बाहर का घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो चली जाओ, पर जल्दी आना। निशा जल्दी से तैयार होकर राधा के घर पहुंचती है। वहां उसकी सहेलियां मजे कर रही हैं। सब उसे फिर से घेर लेती हैं। तब राधा कहती है, अरे निशा आ गई तू? मुझे तो लगा पता नहीं तू आएगी भी या नहीं। इतनी भी क्या बिजी रहना कि तू किटी पार्टी भी ज्वाइन नहीं करती। अरे यार क्या बताऊं, मेरी सास ना बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरे ससुराल का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कोई खुद से 1 गिलास पानी भी नहीं लेकर पीता। और तुम्हें पता है सामने वालों की जो बहू है, इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे। सच में उसने तो गंगा में जौ बोए होंगे, इतने अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी फैमिली मिली है। अच्छा तो दिखावे की इस चकाचौंध में तुम्हारी आंखें भी चुंदी आ गई। हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। लेकिन यार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है राधा, वो लोग कितने खुश हैं और कितना प्यार करते एक दूसरे को। दोबारा अपनी आंखों से देखना, तुम्हें सच नजर आएगा। तुम्हें पता हमारी सोसाइटी में इस टाइप के दूसरे लोग हैं ही नहीं। ये तो इतना दिखावा करते हैं और सच तो कुछ और ही है बेटा। तू जाकर देख लेना, तुझे पता चल जाएगा। निशा राधा की बातों से उलझन में पड़ जाती है। उसका दिमाग अब वहीं घूम रहा है। वो घर वापस आती है, लेकिन उनके दिमाग में राधा की बातें घूम रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राधा ने ऐसा क्यों कहा। क्या सपना का परिवार सच में दिखावा कर रहा है? ठीक है, मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगी। अगले दिन वो बालकनी में कपड़े सुखाते समय जानबूझकर अपना एक दुपट्टा हवा में ऐसे लहराती है कि वो उड़कर सामने कावेरी के घर की छत पर जा गिरे। फिर वो अपने आप से कहती है, अब दुपट्टा लेने के बहाने में उनके घर जाऊंगी और देखूंगी कि अंदर क्या चल रहा है। यही सोचकर निशा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी वो मेरा एक दुपट्टा उधर चला गया है और उनकी छत पर कोई है भी नहीं। बंदर खराब कर दे इससे पहले मैं जाकर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी ले आना और आगे से ना इस तरफ मत सुखाना कपड़े। मुझे बोलो कुछ खास पसंद नहीं है। जी मम्मी जी, बस मैं लेकर आती हूँ। निशा दौड़कर सामने वाले घर में पहुंचती है। दरवाजा खुला है। वो धीरे से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाती है। तभी उसे ऊपर के कमरे में तेज आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है और छुपकर देखने लगती है। वहां सपना और उसकी नंद पिंकी खड़ी है। पिंकी बहुत गुस्से में कह रही थी, भाभी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये इस तरह की स्टोरीज मत लगाया करो। और ये किस टाइप की साड़ी पहन रखी है आपने? कुछ स्टेटस नाम की भी चीज होती है, सब देखते हैं आपकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर। सबको पता है आप मेरी भाभी हो, तो थोड़ा मेरी भाभी वाली हरकतें किया करो। पर पिंकी ये साड़ी तो माँ जी ने ही दी थी और मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता, अगली बार ऐसी फोटो मत डालना जिससे मेरी इंसल्ट हो। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? निशा ये सुनकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता जो ननद बाहर बेस्ट फ्रेंड बन रही थी वो अंदर ऐसे बात कर रही है। तभी सपना को निशा के आने की आहट होती है। वो तुरंत अपना रवैया बदल लेती है और कहती है, अरे भाभी कितनी प्यारी स्टोरी लग रही थी आपकी, सच में बहुत तारीफ कर रही थी सब सहेलियां। अरे निशा दीदी आप? हाँ वो मेरा एक दुपट्टा आपकी साइड आ गया था, वही लेने आई हूँ। ओह अच्छा, आइए ना दीदी बैठिए, चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं भाभी, आप इनके पास बैठो, बातें करो, चाय मैं लेकर आती हूँ। आखिर भाभी को आराम भी तो चाहिए। अरे नहीं, चाय मैं फिर कभी पीऊंगी। अभी मेरा दुपट्टा उड़कर तुम्हारी छत पर आ गया था, बस उसे लेने आई थी। पिंकी दौड़कर दुपट्टा ले आती है। निशा वहां से चुपचाप निकल जाती है। उसे राधा की बातें अब समझ आ रही थी। वो घर आकर सोचने लगती है, सच ही कह रही थी राधा, ये लोग तो सचमुच बहुत दिखावा करते, अंदर कुछ और बाहर से कुछ और। तभी अजय ऑफिस से घर आता है और निशा से कहता है, यार आज तो बहुत काम था ऑफिस में और मैं तो थक गया। निशा तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना दो, मेरा सिर फटा जा रहा है। हाँ अजय अभी लाई, तुम आराम करो। निशा रसोई में जाती है और कॉफी बनाने लगती है। उसे अब अपने घर की शांति अच्छी लग रही थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन निशा और अजय अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। इत्तेफाक से समीर और सपना भी शॉपिंग के लिए बाजार में थे।
निशा ने देखा कि सपना ने एक साड़ी पसंद की और समीर से बोली, समीर देखो ये साड़ी कितनी सुंदर है, मुझे ये लेनी है। तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे घर में आए हुए, तुम्हें अभी तक हमारे टेस्ट का पता नहीं लगा? कितनी बेकार चॉइस है तुम्हारी, ये कितना बेकार कलर लग रहा है तुम पर, बिल्कुल भी नहीं जमेगा। और मुझे ये बहुत पसंद है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें कभी नहीं खरीदने दूंगा। ये देखो तुम पर लाइट कलर कितना जच रहा है, ये लो, हमारे स्टेटस के हिसाब से भी ये सही है। समीर अपनी पसंद की साड़ी सपना को दिला देता है। निशा ये सब देख रही थी, वो मन ही मन सोचती है, भले ही अजय मेरे साथ कम शॉपिंग करते हैं पर वो कभी मुझ पर अपनी पसंद नहीं थोपते। निशा को अब पूरा समझ आ चुका था सच। अगले दिन घर पर निशा अपनी बालकनी में खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। वो देखती है कि सामने सपना चाय लेकर अपनी सास के पास आती है और उसके पैर में हल्की ठोकर लगती है और कप गिरकर टूट जाती है। तुरंत वो चिल्ला पड़ती है, अरे तने महंगे कपड़े पूरे सेट का सत्यानाश कर दिया। जब से तू घर में आई है तेरा नुकसान करती रहती है, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। कावेरी उसे खूब डांट रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर पड़ती है जहां निशा खड़ी है। कावेरी का सुर पल भर में बदल जाता है। वो कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, कप ही थे, टूट गए तो टूट गए, तू परेशान मत हो, हाथ में चोट लग जाएगी, तू छोड़ मैं साफ करवा दूंगी, तू जा और अपने लिए दूसरी चाय बना ले। निशा ये बदलाव देखकर दंग रह जाती है। उसे अब समझ आ गया था कि ये लोग सिर्फ दूसरों को दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं। अगले दिन किटी पार्टी में सब मिलते हैं। वहां सपना की बहुत तारीफ हो रही होती है। सपना तुम्हारी सास तो तुमको रोज पार्लर भेजती है, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। हाँ काकी, बहुत अच्छा ससुराल है मेरा, और सच बताऊं तो ऐसा ससुराल किसी को भी ना मिले जहां सब कुछ दिखावा है। सब निशा की तरफ देखते हैं। सपना की आंखों में आंसू